हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और मैं एक नया सीरीज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग क्लास टेंथ के साइंस पेपर को देखने वाले हैं। वो भी फुल्ली होगा एनसीईआरटी बेस्ड। और हम लोग इस सीरीज में क्लास टेंथ एनसीईआरटी बुक पे आधारित सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने जाएंगे कि हर एक चैप्टर में मैंने क्या किया है, एक हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किया है और उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि मेरे नोट्स में मैंने डिफिनेशन भी लिखा है, The method to represent a chemical reaction is called chemical equation। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शंस को दिखा पाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। आप देखेंगे कि कुछ भी अगर रिएक्ट कर रहा है A प्लस B और अगर वो बना रहा है C, तो हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड जो बन रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो दो या दो से अधिक मिलकर रिएक्ट कर रहा हो और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बना रहा हो, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस को अगर हमें दिखाना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, तो वो कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। So the method to represent a chemical reaction is called chemical equation। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस मेथड में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C, ऑक्सीजन का होता है O2, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं CO2। तो अगर हम इसके फॉर्मूला में लिखें C प्लस O2 CO2, तो ये कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। और ये होल प्रोसेस क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस में अंतर पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो हमें उससे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है। सबसे पहला है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्म्ड और टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहां हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आइदर रिएक्टेंट साइड जो बन रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हमारा बन रहा है उसका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ हमें मिलता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए थे रिएक्शन में और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म हुए। साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलता है। वॉल्यूम भी पता चलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितना था। ठीक है, 1 एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू होता है 22.14 लीटर। या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। By giving some more information, the physical state of reactants and products। जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बन जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा था रिएक्शन में और ऑक्सीजन, इनका स्टेट क्या था। स्टेट ऑफ मैटर में हमने ये पढ़ा था कि आइदर कोई भी मैटर होता है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में होता है। तो ये फर्स्ट पेज हैंड रिटन नोट्स हैं, टोटल बेस्ड है हमारा एनसीईआरटी पे, और इसी तरह करके पूरे चैप्टर को मैंने हैंड रिटन नोट्स में प्रिपेयर किया है ताकि आप अगर ये नोट्स के माध्यम से अगर पढ़ें या रिवाइज करें तो आपको एनसीईआरटी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज में आपको बताया कि यहाँ पर सम इंफॉर्मेशन मिलता है उसके फिजिकल स्टेट के बारे में, जो कि होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बना रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, बट जो वाटर बन रहा होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सिमिलरली अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ कराऊं तो आयरन तो मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म में और कॉपर सल्फेट होता है एक्वस या लिक्विड फॉर्म में, और ये फेरस सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर हमारा बाय प्रोडक्ट देता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन होता क्या है। बैलेंस्ड इक्वेशंस, जैसे कि आपने अपने रियल लाइफ में तराजू देखा होगा। आप जब भी कोई वेजिटेबल या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं जो वेइंग मशीन में होता है, अब तो डिजिटल मार्केट में बहुत हो गया, बट आपने वो मैनुअल वाला देखा होगा जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बटखरा जिसे हम लोग बोलते हैं वो रखा जाता है और राइट हैंड साइड में हमारा जो भी हमें परचेज करना है। तो जितना हमारा लेफ्ट होता है उतना ही हमारा राइट होता है। सेम लॉजिक हमारा बैलेंसिंग इक्वेशंस में भी जाता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जितने नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही नंबर्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। सो द केमिकल इक्वेशंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड्स का मतलब है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं CaCO3 टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोग काउंट करते हैं, कैल्शियम कितना है यहाँ पर 1, कार्बन कितना है यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन है हमारा 3। राइट हैंड साइड में हम लोग काउंट करते हैं, कैल्शियम है हमारा 1, कार्बन है हमारा 1 और ऑक्सीजन है हमारा 3, 2 और 1 3, तो हमारा टोटल हो गया 3। तो हम लोग देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है वही हमारा राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स है। सो ये कहलाता है बैलेंसिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड इक्वेशन आर बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम लोग आगे चल के भी देखेंगे कि जब अनबैलेंस्ड इक्वेशन कुछ रहता है तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत उसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। अगर हमें एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिल रहा है तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं अभी से। Number of atoms of each element in reactant and product is counted and written separately। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का काउंट करके अलग लिखेंगे और राइट हैंड साइड का काउंट करके अलग लिखेंगे। In order to make the number equal, they are multiplied by suitable numbers। अगर हमें उन्हें बराबर करना है तो हम लोग सुटेबल नंबर से क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग इस रिएक्शन में देखेंगे Zn प्लस HCl इजक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। तो सबसे पहला रूल क्या बोला कि हम लोग काउंट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें Zn 1 है, हाइड्रोजन 1 है और Cl 1 है। राइट हैंड साइड में काउंट करेंगे तो Zn 1 है, Cl 2 है हमारा और हाइड्रोजन भी 2 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कम दिख रहा है और राइट हैंड साइड में कुछ ज्यादा। Zn तो बराबर है बट हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग क्या किए हैं, लेफ्ट वाले में देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो हुआ क्या, Zn तो 1 ही है बट 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हमारा हो गया क्लोरीन, और ये इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है NaHCO3 जब टूटता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का काउंट कर लेंगे, राइट हैंड साइड का भी काउंट कर लेंगे और एक एप्रोप्रिएट नंबर से हमने क्या किया है, इसे मल्टीप्लाई, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाए। सेम कुछ एग्जांपल्स और मैंने दिए हैं, आप इसे फिगर आउट करें। और सबसे पहला रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट करें, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें और एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ दिया हुआ था FeCl2, ये बना था FeCl3।
Fe प्लस Cl2 और FeCl3 ये बन चुका था हमारा प्रोडक्ट। यहाँ काउंट किए तो आया हमारा 1 Fe और 2 क्लोरीन। यहाँ पर हमारा आया 1 आयरन और 3 क्लोरीन। ऐसे में अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा तो हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम लोग कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें लगा के देखते हैं कि कौन सा नंबर पर्टिकुलरली ऐसा हम सेट कर पाए, ऐसा मल्टीप्लाई कर पाए ताकि दोनों साइड बराबर हो पाए। इन सच केस ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ इज सेलेक्टेड एंड द मॉलिक्यूल्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया 2Fe, और अगर मैं 3Cl2 कर रहा हूँ, 3 से मैंने इंटू कराया क्लोरीन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन है 3 और ये 2 से भी तो इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 6 हो गया और यहाँ पर भी हो गया 6। तो 6 क्लोरीन, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन, और यहाँ पहले से 2 आयरन था और यहाँ भी 2 आयरन। तो ऐसे मेथड को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का नाम भी दे सकते हैं, जहां हम हिट एंड ट्रायल करके भी चेक करते हैं कि किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड हमारा बराबर होगा। यहाँ तक आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये बेसिकली मैंने पूरे लिस्ट आपको दिया हुए हैं कि एक बार में आप देख पाए कि आगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। So there are many types of chemical reactions. Some important ones are combinations, जहां पर दो मिल के एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। सारा कुछ हमारा सेम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेके, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐसा हो रहा है कि राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो पहला है कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है दो कंबाइन होगा और राइट हैंड साइड में कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम दो पढ़ने वाले हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है हमारा डिकम्पोजिशन, जहां पर एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बन जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, जहां पर गेन ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और इसी का उल्टा होता है हमारा रिडक्शन। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पर एक में एक्सो मतलब हीट बाहर निकलने वाला है और इंडोथर्मिक में मतलब एक में हीट हम देंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो जनरल मीनिंग के साथ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। सो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। नाम ही है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, और वो बनाएंगे एक कंपाउंड को, तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इस वे में भी, जनरल वे में भी ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि A प्लस बी मिल गया और AB को बना दिया। ये भी एक बेस्ट एग्जांपल, एक बेस्ट तरीका होगा आपको किसी भी केमिकल रिएक्शंस को ऐसे प्रेजेंट करने में। ठीक है, तो चलिए कुछ यहाँ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे H2 प्लस S ये बना दिया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। C प्लस O2 ये हमारा बना दिया CO2। Mg प्लस O2 ये हमारा बना दिया MgO। देखिए यहाँ इस तरह से भी हम लोग लिख के बैलेंसिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम हाफ से भी यहाँ पर इंटू करा पा रहे हैं तो हाफ इंटू O2 हो गया MgO, और यहाँ आप देखिए MgO है। तो तरीका कुछ भी हो, एग्जामिनर चेक कर लेगा कि आपके पास एक नॉलेज है जहां पर आप प्रिसाइजली कोई भी केमिकल रिएक्शंस को या बैलेंसिंग को शो कर पा रहे हैं। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन। ये जस्ट उल्टा है हमारा ऊपर वाले का। ऊपर वाला था कॉम्बिनेशन, अब है डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चला डिकम्पोज करना मतलब टूटना। तो मतलब ऐसा एक रिएक्टेंट जो टूट के दो या दो में बन जाए। ठीक है, ये साइन आपका बेसिकली यूज होता है हीट के लिए। ट्रायंगल का साइन हम लोग यूज करते हैं हीट के लिए, जहां पर हीट हम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो CuCO3 में अगर हम हीट करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जहां रिएक्टेंट्स टूट के प्रोडक्ट बनाए, ये कहलाता है हमारा डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई किसी का जगह लेने वाला है। तो यहाँ हमने बात किया था कि हम लोग दो पढ़ने वाले थे, एक था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक था डबल डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अभी सबसे पहले देखते हैं सिंगल। जैसे जिंक है और उसे मैंने रिएक्ट करा दिया है H2SO4 के साथ, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हायर होता है और वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस। तो Zn हाइड्रोजन की जगह पे ले लेगा और ZnSO4 बना देगा विथ H2 को वो क्या करेगा, बाहर। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर आप देख सकते हैं कि एक प्लेस को डिस्प्लेस कर दे रहा है दूसरा एलिमेंट, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाएंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर प्लस ZnSO4 बना देगा CuSO4 प्लस Zn, तो इस टाइप के रिएक्शंस भी क्या कहलाएंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इस पेज में हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे गौर किया। नेक्स्ट चलते हैं। अब है उसी का बड़ा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा होगा, सीट्स का एक्सचेंज। When exchange of ion takes place between two compounds in a reaction, it is known as double displacement. जैसे कि आप पहले में देखिए H2SO4 है और वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो आप खुद गौर करेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, सोडियम जो है Na ये प्लेस ले रहा है हाइड्रोजन का और बना दे रहा है Na2SO4। साथ ही साथ यहाँ का OH जो हमारा बेस है वो हम जानते हैं कि Na प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो होगा क्या, यहाँ से वो OH और यहाँ से वो H से लेके बना देगा H2O पानी। तो आप देख सकते हैं दोनों ने एक दूसरे का जगह को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, और ऐसे डिस्प्लेस करके दो प्रोडक्ट्स बने हैं। तो जहां पर दो बार आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले एक साथ, वो कहलाता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। आप सिंगल लाइन पे भी लिख पाएंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन की जगह पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों में आप कोई भी एक, दो या मल्टीपल को चूज करके एक डिफिनेशन फॉर्म कर पाएंगे। सो ऑक्सीडेशन का मैंने यहाँ पर और करके भी लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो बन गया है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 में रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और लास्ट के अनुसार आप यहाँ देखेंगे कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो ऐसे रिएक्शंस भी हमारे क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी का उल्टा होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो जस्ट हमने जो पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, बस उसी का जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीन एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन हो जा रहा है तो हो रहा है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस FeO। इस रिएक्शंस में यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस होके हट जा रहा है। नेक्स्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का मैं गेन करा दूं तो वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस। और ये भी हमारा कह सकते हैं कि ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, रिडक्शन रिएक्शंस के। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तब हम उसे नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और केमिकल रिएक्शन भी, कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। इसके नाम में ही आपको दिख रहा होगा कि जहां पर रिडॉक्स लिखा हुआ है इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ, यही नाम किसको दे देगा, रिडॉक्स रिएक्शन को। सो reduction and oxidation takes place simultaneously in a chemical reaction and such reactions are called
रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपको सेम जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है, और ऐसा जहाँ साथ में हो वो कहलाता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। नीचे भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है सेम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने में, वो है इंडोथर्मिक। इंडो मतलब इन, जहां पर हमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है, विच रिक्वायर हीट टू कंप्लीट। मैंने आपको पहले बताया था कि ये ट्रायंगल जो है वो सिंबलाइज क्या करता है, हीट को। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां हमें हीट देने पड़े, जैसे यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में हम हीट दे रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाएंगे हमारे इंडोथर्मिक। और इसी का अपोजिट है क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, यानी ऐसे रिएक्शन जहां हीट रिलीज होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराऊं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में हीट बाहर निकल रहा है, यानी हीट बाहर निकलना, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पर हमें हीट देना पड़े वो कहलाते हैं इंडोथर्मिक, और जहां पर हीट बाहर निकले वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने रिएक्शन पे, जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शंस। और ये साइन आपको बहुत ही फैमिलियर होगा कि रिवर्सिबल का साइन होता क्या है। पहले मैं डिफिनेशन रीड कर लेता हूँ। दोज रिएक्शंस which takes place in both direction, that is reactants first combine to give products and products break and back to reactant। जहां कंटिन्यूअस ये प्रोसेस हो रहा होता है, जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहे होते हैं, अपने रिएक्टेंट्स में ब्रेक। तो ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलता जाता है और ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं क्या, रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो अमोनिया बनाता है, और फिर अमोनिया वापस किस में टूट जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस का। नेक्स्ट है हमारा उसी का अपोजिट, जो कि है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ वन डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी हमारा जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्ट पे ही रह जा रहा है, वो वापस हमारा रिएक्टेंट में नहीं बन रहा है, यानी ये वन डायरेक्शन ओनली का केस है, और ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो यहाँ तक हमने देखे अपने टॉपिक्स में कि कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं, और एक एक रिएक्शंस का हमने एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेनेशन देखा। अब कुछ टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। और सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कंबशन। हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ भी बर्न करना है तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती ही पड़ती है। बिना ऑक्सीजन ना वो बर्न करेगा ना वो प्रोसेस में आएगा। सो कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट। हम लोग कुछ भी जलाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर हीट के साथ साथ हमें लाइट भी मिल रहा होता है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जहां हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीट वहां पर हीटिंग प्रोसेस जा रहा है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो कहलाता है हमारा कंबशन। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल, जंग लगना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि रस्टिंग के लिए, कोरोजन के लिए मॉइस्ट एयर होना जरूरी है, ना एयर ना वाटर, दोनों का मिक्सचर। ऐसा एयर जहां पर नमी हो वो कहलाता है मॉइस्ट एयर। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगते देखते हैं आप, तो वहां पर सिर्फ अगर ऑक्सीजन रहेगा तो रस्टिंग नहीं लगती, सिर्फ आप पानी में उस लोहे को डुबा के रखेंगे तो भी नहीं लगेगी। ठीक है, वहां पर एयर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग मॉइस्ट एयर बोलते हैं, वो होना जरूरी है, तब जाके उसमें रस्ट होता है।
सो ये भी एक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का। और हम लोग इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे हम पेंट कर पाते हैं, हम ग्रीसिंग कर पाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पाते हैं, और गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गैल्वेनाइजेशन होगा। तो हम लोग प्रॉपरली गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जहां पर हम लोग एक लेयर को दूसरे लेयर से रिप्लेस करते हैं, ऊपर हम एक परत चढ़ाते हैं, वो भी कहलाता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग सारा टेक्निक्स है, जिसका हेल्प से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने मेटल को या अपने जो एलिमेंट है उसे बचा रहे होते हैं, उसके लेयर को बचा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रैंसिडिटी। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने अपने फूड को, ठीक है, जैसे चिप्स हो गए, बेसिकली अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा सा बैड स्मेल में रिजल्ट करने लगता है, वो खराब हो जाता है, वो थोड़ा नम भी होता है, क्योंकि वहां पर मॉइस्ट एयर ऑक्यूपाई हो जाता है, वहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स हो जाता है। सो रैंसिडिटी बेसिकली वही है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, दैट इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, विच रिजल्ट्स इन बैड स्मेल। अगर ऑक्सीडेशन उसका हो गया है प्रॉपरली, वहां पर ये प्रोसेस हो चुका है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, फूड प्रोडक्ट, वो बैड स्मेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रैंसिडिटी। साथ ही साथ इसे हम लोग बचा कैसे सकते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ भी चिप्स है या बिस्किट्स है या फूड मटेरियल से हम लोग टाइट, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ताकि उसमें हवा ना लगे और वो खराब ना हो। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा है कि हम लोग इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं फूड प्रोडक्ट्स को, ताकि फिर क्या हो, वो खराब ना हो। और साथ में जैसे मैंने चिप्स का एग्जांपल लिया, तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें एंटी रेंसिडेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन गैस से फिल्ड पैकेट्स होते हैं, ताकि फूड प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, कांटेक्ट में ना आ पाए, और हमारा फूड प्रोडक्ट्स लास्ट लॉन्गर चले। ये था हमारा चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का होल चैप्टर का समरी। और समरी ऐसा नहीं है कि बहुत मैंने बेसिकली आपको ये थोड़ा मोड़ा चीज बता के चैप्टर को फिनिश किया है। दीज आर ट्रूली हैंड रिटन नोट्स, फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आप आगे भी इस चैनल पे आके फर्दर जो चैप्टर्स हैं उसके नोट्स प्लस समरी को देखेंगे और रिव्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।